हेलो बच्चों, आइए आज क्लास 12th बायोलॉजी में अध्याय 4 पाठ का नाम है वंशागति की सिद्धांत एवं विविधता के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करेंगे जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपके लिए जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं वो सभी वार्षिक परीक्षा के लिए हैं और अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं जो आपके वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। इस पाठ के सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। यदि आप इसमें से वीडियो ढंग से ध्यान से देखते हैं तो आपके एक भी बायोलॉजी के जो कक्षा 12 है और आपका अध्याय जो 4 है एक ही बाहर जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें से जहां भी से जो वस्तुनिष्ठ बन सकते थे हमने बहुत ही मेहनत से बहुत ही अच्छे तरीके से छांट के और स्वयं मेहनत करके पुराने जो पेपर हैं उनसे भी वस्तुनिष्ठ लिखे हैं इसमें। और जो नए प्रकार के जितने बन सकते हैं या जो एनसीईआरटी के बुक में जितने भी वस्तुनिष्ठ थे तो सब बुकों से मिला करके जो भी अच्छे वस्तुनिष्ठ हैं या जो बन सकते हैं वो सभी इसमें कवर किए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को जरूर ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जो वीडियो है वो आप जरूर देखें जिससे कि आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छी हो सके। और हम आपके लिए जो सीरीज चला रहे हैं वो क्लास 12th के जो बायोलॉजी है, अभी बायोलॉजी के वस्तुनिष्ठों की जो सीरीज चल रही है इसमें पूरे अध्याय के वस्तुनिष्ठ बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहें और अपनी वस्तुनिष्ठों की तैयारी बहुत ही अच्छी करते रहें, क्योंकि हम जानते हैं आपको कि परीक्षा की जो तारीख है वो नजदीक आने वाली है। आपके पेपर के लिए लगभग 1.5 महीना ही बचा है। तो आप लोग वस्तुनिष्ठों का जो रोल है वो अपने पेपर में बहुत अहम है, क्योंकि 28 के समथिंग के आपके वस्तुनिष्ठ आते हैं। तो आपको वीडियो में वस्तुनिष्ठों की तैयारी की जा रही है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी का समलक्षणी अनुपात क्या होता है? तो किसमें? अपूर्ण प्रभाविता में। यहाँ बात की गई है अपूर्ण प्रभाविता की और उसमें जो समलक्षणी क्या है, समलक्षणी अनुपात क्या होता है F2 पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में? F2 पीढ़ी में। तो F2 पीढ़ी में जो समलक्षणी अनुपात होता है वो होता है 1:2:1। कितना होता है याद रखना है, 1:2:1। कौन सा अनुपात? समलक्षणी अनुपात। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वंशानुगति की कार्य की इकाई होती है। तो वंशागति की जो कार्य की इकाई होती है वो जीन होती है। आइए जानते हैं आप लोग कि जो जीन होते हैं वो वंशागति की कौन सी इकाई है? कार्य की इकाई होती है। आइए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, कि वह गुण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देता है क्या कहलाता है? आप जानते हैं जो गुण प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देता है वो अप्रभावी कहलाता है और जो दिखाई देता है उसको हम प्रभावी गुण कहते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो दिखाई नहीं देता है वो कौन सा गुण कहलाता है? अप्रभावी गुण कहलाएगा। जो दिखाई देगा वो प्रभावी गुण कहलाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, विषम लक्षणों वाले एलीलों से युक्त व्यक्ति को कहते हैं। तो जो विषम युग्मी है माना विषम लक्षण है जिसमें सम लक्षण नहीं है, विषम लक्षण है, तो ऐसे एलील को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं विषम युग्मजी। कौन से? विषम लक्षण वाले व्यक्ति एलील को हम क्या कहेंगे? विषम युग्मी नाम से ही आपको देखने को मिल रहा है। आइए अगला क्वेश्चन है, मेंडल के नियम का अपवाद है। तो आप जानते हैं कि जो इस अध्याय में है आपका जो वंशागति है, तो सबसे पहले जो मेंडल है अपने मेंडल ने काय की खोज की थी, आपको बताना है किस पौधे पर की थी। ये भी आपको पता होगा कि मटर के पौधे पर की थी खोज इनने। ठीक है, तो जो बताया गया है कि मेंडल के नियम का अपवाद क्या है, तो जो मेंडल है इनके नियम का जो अपवाद है वो सहलग्नता का नियम है। तो सहलग्नता का जो नियम आया था वो मेंडल के नियम का अपवाद है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिया में पुनः संयोजन होता है? तो पुनः संयोजन किसमें होता है? क्रॉसिंग ओवर में। कौन से में? जो क्रॉसिंग ओवर करवाया जाता है कि कोई भी दो प्रकार के अपन जो बीज ले लेंगे उनमें जैसे हम देखें तो एक लाल पुष्प ले लेंगे, एक पीला पुष्प ले लेंगे, इन दोनों में क्रॉस कराएंगे। तो इसी प्रकार से बताया गया है कि किस क्रिया में पुनः संयोजन होता है, तो क्रॉसिंग ओवर में जो पुनः संयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है,
किसके लिंग गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। तो डाउन सिंड्रोम में जो गुणसूत्रों की, सिंड्रोम आप जानते हैं बीमारी, मतलब जो सिंड्रोम है आप जानते हैं, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, तो जितने भी प्रकार के सिंड्रोम है वो बीमारी आप मान लें कि इनमें क्या हो जाता कि जो गुणसूत्रों की संख्या कम या बढ़ हो जाती है, जिससे जो व्यक्ति है, जो बच्चा होता है, उसका कद छोटा हो जाए, या उसकी जो चेहरा है वो थोड़ा सा अजीब हो जाए, या आंखें बड़ी हो जाए, या मतलब कुछ इस प्रकार से या बोना रह जाए, तो जो सिंड्रोम के लक्षण होते हैं, किसके होते हैं? सिंड्रोम मतलब बीमारी, या गुणसूत्रों की संख्या किसी में कम हो जाती है या किसी में एक आध दो बढ़ जाती है। तो जिससे क्या कहते हैं, तो जो बीमारी होती है यहीं पे बताया गया है कि किसके लिंग गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। तो लिंग गुणसूत्रों की संख्या सामान्य किस में होती है? डाउन सिंड्रोम में। किस में होती है? डाउन सिंड्रोम में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य में निम्न में से किन गुणसूत्रों में लिंग का निर्धारण होता है। जानते हैं आप लोग कि मनुष्य में जो है वो पुरुष का जो एक्स वाई होता है, तो वाई गुणसूत्र के द्वारा, किसके द्वारा? वाई गुणसूत्र के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र। 22 जोड़ी समान होते हैं और 23वां जोड़ा कैसा होता है? असमान होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें द्विजंतुकीय आरएनए पाया जाता है? तो द्विजंतुकीय आरएनए किसमें पाया जाता है? रियो विषाणु में। की में? रियो विषाणु में। याद रखना है कि द्विजंतुकीय आरएनए किसमें पाया जाता है? तो रियो विषाणु में पाया जाता है। किसमें? रियो विषाणु में। याद रखना है आपको कि रियो विषाणु में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कैपिटल टी गुणा स्मॉल टी है तो टेस्ट क्रॉस कहलाते हैं। यदि इन दोनों में हम क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्रॉस करवाएंगे तो क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से, पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित है। तो पूर्ण प्रभाविता है जो अनुपस्थित है, तो कहाँ अनुपस्थित है? देखते हैं। जो पूर्ण प्रभाविता होती है वो गिरा किसमें है? मिरालिप्सिस जलावा या गुलाब बांस, इसमें क्या होती है? जो पूर्ण प्रभाविता है, जो गुलाब और बांस जो होते हैं उनमें पूर्ण प्रभाविता कैसी होती है? अनुपस्थित होती है। या मिराबिलिस जलापा, जो मिराबिलिस जलापा है इसमें पूर्ण प्रभाविता कैसी होती है? अनुपस्थित होती है, उपस्थित नहीं होती है। आइए अगला क्वेश्चन है, लंबे व बौने मटर के पौधों में मोनोहाइड्रिक अनुपात 3:1 है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? तो इसका जीनोटाइप है वो होगा टी कैपिटल टी स्मॉल टी गुणा कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि लंबे और बौने मटर के पौधे का मोनोहाइड्रिक अनुपात कितना दिया गया है? 3:1। तो इसका जीनोटाइप का क्या अनुपात, जीनोटाइप क्या होगा? तो जीनोटाइप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी गुणा कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। अगला, हीमोफीलिया रोग होता है, तो हीमोफीलिया एक्स सहलग्न जीन के कारण होता है। एक्स सहलग्न जीन के कारण क्या होता है? हीमोफीलिया रोग होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के प्रति की अधिकता से होता है? तो 21वें गुणसूत्र में जो गुणसूत्रों की अधिकता हो जाती है, कौन से? 21वें जोड़े में। कौन से जोड़े में? 21वें जोड़े में। तो कौन सा हो जाता है? डाउन सिंड्रोम हो जाता है, जो रोग होता है। अगला 15वां क्वेश्चन है, व्यक्ति जिसमें XXX गुणसूत्र पाए जाते हैं वे कहलाते हैं, तो सुपर फीमेल क्या कहेंगे? सुपर फीमेल कहलाएंगे जिस व्यक्ति में XXX गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अगला हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 9:3:3:1 अनुपात का कारण है। तो अनुपात का क्या कारण है? तो स्वतंत्र अपव्यय। आपने जो स्वतंत्र अपव्यय का नियम देखा था उसी में आपने देखा होगा कि 9:3:3:3 का अनुपात किसमें पाया जाता है? स्वतंत्र अपव्यय के नियम में। चेकर बोर्ड आपने बनाया होगा इसके संबंध में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनकों के लक्षणों का उनकी संततियों में पहुंचना क्या कहलाता है? तो जनकों के लक्षणों का उनकी संततियों में पहुंचना अनुवांशिकी कहलाता है। क्या कहलाएगा? अनुवांशिकी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुवांशिकी कहलाएगा। याद रखना है आपको कि जनकों के लक्षणों का उनकी संततियों
में पहुंचना क्या कहलाएगा? अनुवांशिकी कहलाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा जी, अनुवांशिकी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो मेंडल को, क्योंकि अनुवांशिकी में सबसे पहले प्रयोग किसने किए थे? मेंडल ने किए थे। तो अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाएगा? मेंडल को कहा जाएगा। मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पर। किस पर किया था? मटर के पौधे पर। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस संकरण पर आधारित है? तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है जो द्विसंक्रिय पे आधारित है। किस पे? द्विसंक्रिय पे आधारित है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसका आपने अभी पढ़ा था 9:3:3:1 किसके संबंध में था? स्वतंत्र अपव्यूहन में। और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम संकरण किस पर आधारित है? द्विसंक्रिय पे आधारित है। अगला, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम से नए लक्षणों के किस के बनने की व्याख्या होती है? तो संयोग से बनने की जो व्याख्या होती है। नए लक्षणों के किसके बनने की व्याख्या होती है? किसके? संयोग के बनने की व्याख्या होती है। आइए अगला देखते हैं, मेंडल का कारक आजकल किसके नाम से जाना जाता है? तो जीन के नाम से जाना जाता है। मेंडल का जो कारक है आजकल किसके नाम से जाना जाता है? जीन के नाम से जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप जल्दी जल्दी देखते जाएं और याद भी करते जाएं, क्योंकि जो आपको ऑब्जेक्ट दिए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट हैं, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। वर्णांधता का क्या कारण है? तो वर्णांधता का जो कारण है लिंग सहलग्नता, जो कारण है वो किसका है? वर्णांधता का कारण है लिंग सहलग्नता। तो लिंग सहलग्न जो है वो किसका है? वर्णांधता का कारण है। जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? तो पेकिटन की जो अवस्था होती है उसी में क्या होता है? जीन विनिमय होता है। आइए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद है। तो अभी हम देख चुके हैं कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम का जो अपवाद है वो सहलग्नता है। क्या है? सहलग्नता है। वर्णांधता का लक्षण क्या है? लिंग सहलग्नता। तो लिंग सहलग्न जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं? वर्णांधता हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं? तो अनुवांशिकी के जनक जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, यानी कि इन्हीं का पूरा नाम है मेंडल। अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं या ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पर किसने काम किया? तो जो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर है इस पर काम किया है मॉर्गन ने, टी.एच. मॉर्गन ने। किसने? टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पर काम किया है। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है कैरियोटाइप का एक निश्चित क्रम में आलेखन क्या कहलाता है? तो कैरियोटाइप का एक निश्चित क्रम में आलेखन क्या कहलाता है? इडियोग्राम। क्या है? इडियोग्राम। तो कैरियोटाइप का एक निश्चित क्रम में आलेखन क्या कहलाता है? इडियोग्राम कहलाता है। अगला, हीमोफीलिया का कौन सा सहलग्न रोग है? तो लिंग सहलग्न रोग होता है जो हीमोफीलिया है। वो कैसा रोग है? लिंग सहलग्न रोग है। लिंग सहलग्न रोग है। अगला, अनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं? तो वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहेंगे। अगला, जब एक जीन दो या दो से अधिक लक्षणों को निर्धारित करती है तो उसे क्या कह लेते हैं? बहुप्रभाविता। जब एक जीन दो या दो से अधिक लक्षणों को निर्धारित करती है, एक जीन जो है वो दो या दो से अधिक लक्षणों को निर्धारित करती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को बहुप्रभाविता कहते हैं। याद रखना है, क्या कहते हैं? बहुप्रभाविता कहती है। आइए अगला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोगों में F1 से क्या तात्पर्य है? तो प्रथम पीढ़ी को F1 कहते हैं और द्वितीय पीढ़ी को हम F2 कहते हैं। तो प्रथम संतति पीढ़ी जो है वो F1 कहलाती है। इसी प्रकार से आइए अगला क्वेश्चन है, जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को ढक लेता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव की को ढक लेता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रभाविता कहते हैं। कि जे लक्षण प्रभावी हो गया है, दूसरा लक्षण अप्रभावी है। तो जो ढक ले मतलब जो दिखाई दे वो क्या है? प्रभावी है। अगला क्वेश्चन है, अगला है द्विसंकर
परीक्षण संकरण का अनुपात क्या होता है? तो द्विसंकर परीक्षण संकरण का अनुपात होता है 1:1:1:1:1। तो द्विसंकर परीक्षण का जो संकरण का अनुपात है वो 1:1:1:1 है। अगला, एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप क्या होता है? तो एक संकर क्रॉस का जो जीनोटाइप है वो होगा 1:2:1। तो एक संकर जो जीनोटाइप क्या होता है? 1:2:1। अगला, क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो क्रोमोसोम की जो खोज की थी वो स्ट्रॉसबर्गर ने। किसने? स्ट्रॉसबर्गर ने। याद रखना है, क्रोमोसोम की जो खोज की थी वो स्ट्रॉसबर्गर ने। किसने? स्ट्रॉसबर्गर ने क्रोमोसोम की खोज की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, उस क्रोमोसोम का नाम बताइए जिसमें सेंट्रोमियर नहीं होता है। तो ऐसे क्रोमोसोम का नाम बताना है जिसमें क्या नहीं होगा? सेंट्रोमियर नहीं होगा। तो उसका नाम है एसेंद्रिक। एसेंद्रिक जो है उसमें क्रोमोसोम है, इसमें सेंट्रोमियर नहीं होता है। तो क्या है? एसेंद्रिक होता है। कौन सा होता है? एसेंद्रिक होता है, जिसमें सेंट्रोमियर नहीं होता है। अगला, बाई क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो बाई क्रोमोसोम की जो खोज की थी वो स्टीवेंस ने की थी। किसने? स्टीवेंस ने बाई क्रोमोसोम की खोज की थी। किसने? स्टीवेंस ने। स्टीवेंस ने। याद रखना है, बाई क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? स्टीवेंस ने बाई क्रोमोसोम की खोज की थी। आइए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्लीडैश रोग का दूसरा नाम क्या है? तो हीमोफीलिया को हम ही ब्लीडैश कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीडैश जो रोग है वो कौन सा है? हीमोफीलिया है। अगला, लिंग गुणसूत्र को छोड़कर कोशिका के सभी गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? तो लिंग गुणसूत्रों को छोड़कर कोशिका के सभी गुणसूत्र जो हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? ऑटोसोम्स कहलाएंगे, लिंग गुणसूत्र को छोड़कर। बाकी सभी गुणसूत्र क्या है? ऑटोसोम्स कहलाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, लिंग सहलग्नता का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो वर्णांधता जो है वो लिंग सहलग्नता का एक उदाहरण हो गया है। क्या है? वर्णांधता। अगला, मेंडल के स्वतंत्र विवरण के नियम का अपवाद क्या है? तो सहलग्नता जो है मेंडल के स्वतंत्र विवरण नियम का अपवाद हो जाएगा यहाँ पे। और इसी प्रकार से हमारा 43वां क्वेश्चन है। हम बहुत जल्दी जल्दी में आपको क्वेश्चन बता रहे हैं जिससे कि वीडियो हमारी ज्यादा लंबी ना हो और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर कर सकें। अगला 43वां क्वेश्चन है, उस सिंड्रोम का नाम बताइए जिसमें XXY लिंग गुणसूत्र होते हैं। क्या? XXY लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो वो है क्लिनफेल्टेस। क्या है? क्लिनफेल्टेस। क्लिनफेल्टेस जो है सिंड्रोम का नाम है जिसमें XXY गुणसूत्र होते हैं। क्या है? उस सिंड्रोम का नाम क्या है? क्लिनफेल्टेस। क्या है? क्लिनफेल्टेस जो है जिसमें XX गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला, मानव के लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है? तो मानव का जो लिंग निर्धारण है वो बाई क्रोमोसोम के कारण होता है। इसके ऊपर हम देख चुके हैं कि बाई गुणसूत्र की खोज किसने की थी, आप याद कर लें। अगला, अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी लक्षण विशेष की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति का चित्रात्मक निरूपण क्या कहलाता है? तो किसी लक्षण विशेष की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति का चित्रात्मक निरूपण क्या कहलाएगा? वंशावली कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वंशावली कहलाएगा। किसी लक्षण विशेष की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति का चित्रात्मक निरूपण वंशावली कहलाएगा। अगला, बाई की कमी किसमें होती है? तो तैनय संलक्षण में जो होते हैं, तैनय संलक्षण में जो बाई की कमी होती है। अगला, पृथक्करण का नियम क्या है? तो पृथक्करण का जो नियम होता है उसमें जो जीनोटाइप होता है वो 1:2:1 होता है। किसमें? पृथक्करण के नियम में 1:2:1 होता है। इसी प्रकार से आइए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सटन-बाबेरी ने। किसने? सटन-बाबेरी ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रतिपादन किया। किसने? सटन-बाबेरी ने। आइए अगला क्वेश्चन है, यदि माता का रक्त समूह O तथा शिशु का भी रक्त समूह O है तो पिता का रक्त समूह क्या होता है? पिता का भी रक्त समूह O होता है। माता का O है, पुत्र का O है तो पिता का भी क्या होगा? O। तभी तो बच्चे का O बना है। यदि माता और पिता का O नहीं होता तो बच्चे का O नहीं बनता। आइए अगला देखते हैं, किसी हाइब्रिड क्रॉस में
संतति का जीनोटाइप क्या होता है? तो किसी हाइब्रिड क्रॉस में जो संतति का जीनोटाइप होता है वो होता है 1:1:1:1:1। तो किसी हाइब्रिड क्रॉस में संतति का जीनोटाइप होता है 1:1:1:1। अगला, कैरियोटाइप की स्थिति 2n+1 और 2n बराबर नहीं है 2 को कहते हैं। तो हम इसको कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या कहेंगे? एन्यूप्लॉइडी जो कैरियोटाइप की स्थिति होती है कौन सी? 2n+1 और 2n बराबर नहीं है 2 को क्या कहेंगे? हम कहेंगे एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी कहेंगे। आइए अगला देखते हैं हम। इसी प्रकार से हमारा अगला है जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों द्वारा संचालित होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों द्वारा संचालित होता है तो उसे कहते हैं हम बहुविकल्पता। क्या? बहुविकल्पता कहते हैं। जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों द्वारा संचालित होता है तो उसको हम बहुविकल्पता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को कहते हैं। तो कोशिका द्रव में जो पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ होते हैं उसको हम प्लाज्मोन कहते हैं। क्या मुंह कहते हैं? प्लाज्मोन कहते हैं। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को प्लाज्मोन कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, बैक्टीरियल गुणसूत्र होते हैं। तो एक सूत्री डीएनए में जो होते हैं वो बैक्टीरियल गुणसूत्र होते हैं। किसमें? एक सूत्री डीएनए में बैक्टीरियल गुणसूत्र होते हैं। अगला, मनुष्य के असंसेचित अंडाणु में होते हैं। तो एक एक्स गुणसूत्र होता है। असंसेचित जो अंडाणु होता है उसमें एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपको पता है जो मादा होती है उसमें अंडाणु पाए जाते हैं, उनमें एक गुणसूत्र क्या होता है? एक्स गुणसूत्र होते हैं, आप जानते ही हैं। अगला 56वां क्वेश्चन है, जीन संरचना में होने वाला आकस्मिक परिवर्तन कहलाता है। तो किसी की जीन संरचना में जो है वो आकस्मिक परिवर्तन हो जाए तो उसको हम उत्परिवर्तन कहते हैं। तो जीन संरचना में जो होने वाला आकस्मिक परिवर्तन है उसको हम उत्परिवर्तन कहेंगे। तो हमारे 56 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला है, एक संकरण की F2 पीढ़ी में फिनोटाइप का अनुपात क्या होगा? तो फिनोटाइप का जो अनुपात होगा वो 3:1। एक संकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में, किसमें? F2 पीढ़ी में फिनोटाइप का अनुपात क्या होगा? 3:1। अगला, द म्यूटेशन थ्योरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो द म्यूटेशन थ्योरी नामक पुस्तक जो ह्यूगो डी ब्रिज ने लिखी थी। किसने? ह्यूगो डी ब्रिज ने लिखी थी। कौन सी? द म्यूटेशन थ्योरी। अगला, मिराबिलिस जलापा का उदाहरण है। तो क्या है? अपूर्ण प्रभाविता किसमें होता है? मिराबिलिस जलापा में होता है। मतलब मिराबिलिस जलापा में अपूर्ण प्रभाविता होता है। क्या है? अपूर्ण प्रभाविता होता है। अगला है, आकारिकीय तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीव कहलाते हैं। तो आकारिकीय तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीव कहलाते हैं क्लोन। क्या कहलाएंगे? क्लोन। आकारिकीय तथा आनुवंशिक रूप से यदि कोई एक समान जीव है उनको हम क्लोन कहते हैं। अगला, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पर किसने काम किया? तो मॉर्गन ने। अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर में किसने काम किया? मॉर्गन ने काम किया है। अगला, उत्परिवर्तन की इकाई है। तो क्या है? म्यूटोन। तो म्यूटोन जो है वह उत्परिवर्तन की इकाई कहलाती है। म्यूटोन उत्परिवर्तन की इकाई होगी। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट सेल एनीमिया में बेलिन ग्लूटामाइन अम्ल के द्वारा रिप्लेस होती है। क्या रिप्लेस होती है? बेलिन को कोड कहता है। तो बेलिन को जो कोड कहता है वो GUG कोडोन। कौन सा कोडोन है? GUG कोडोन जो है वो सिकल सेल एनीमिया में बेलिन ग्लूटामिक अम्ल के द्वारा रिप्लेस होती है। बेलिन की को कोड कहता है। तो क्या है? GUG कोडोन कहता है। अगला 64वां है,
एक ही क्रोमोसोम में पाए जाने वाले जीन को कौन सा समूह बनाते हैं? तो एक ही क्रोमोसोम में पाए जाने वाले जो जीन हैं वो क्या है? सहलग्न समूह बनाते हैं। क्या है? सहलग्न समूह बनाएंगे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला है सहलग्नता और पुनर्योजन का सिद्धांत में दिया। तो मॉर्गन ने जो है सहलग्नता और पुनर्योजन का सिद्धांत दिया है। इसी प्रकार से 21वें क्रोमोसोम में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाने के कौन सा सिंड्रोम होता है? तो डाउन सिंड्रोम है वो होता है 21वें क्रोमोसोम में एक अतिरिक्त जो क्रोमोसोम आ जाए उसी को। अगला है म्यूटाजेन विकिरण है। कौन सा? म्यूटाजेन जो विकिरण है वो है पराबैंगनी। कैसा है? पराबैंगनी जो विकिरण है वो म्यूटाजेन विकिरण है। अगला इसी प्रकार से 68वां क्वेश्चन है, संतान एवं रेसेसिव पेरेंट्स के बीच क्रॉस क्या कहलाता है? तो टेस्ट क्रॉस कहता है। संतान एवं रेसेसिव पेरेंट्स के बीच में जो क्रॉस कहलाता है वो क्या है? टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। इसी प्रकार से अगला है बहु एलील का एक उदाहरण है। तो मनुष्य का रक्त समूह जो है वो बहु एलील का एक उदाहरण हो गया है। अगला विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को कहते हैं विकल्पी। तो विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को क्या कहेंगे? विकल्पी कहेंगे। 70 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। आपको 70 ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है और हम इसी प्रकार से आपके लिए आगे भी जो आपके लेसन हैं उन्हीं सब लेसनों की इसी प्रकार से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ लेकर आएंगे। और इनमें जो भी वस्तुनिष्ठ यदि आपके छूटते हैं या आपको लगता है कि इनमें से कुछ वस्तुनिष्ठ कम रह गए हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम इससे संबंध में और भी आपको वस्तुनिष्ठ लेकर आएंगे। इनमें केवल हमने वो वस्तुनिष्ठ लिए हैं जो आपने क्वेश्चनों में याद किए हों। तो हम जो हटके वस्तुनिष्ठ है या जहाँ पे आपको घुमाया जाएगा वो सभी वस्तुनिष्ठ यहाँ पे लेकर आए हैं और जो आपके वार्षिक पेपर के लिए जरूरी थे या जो आपके पुराने जो पेपर हुए हैं उनमें आए हैं वो सभी इसमें आपको वस्तुनिष्ठ मिले हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ते जाएं, बिल्कुल भी इनको मिस ना करें। आइए अगला है एक ए बीबी सीसी जीन प्ररूप वाला जीव कितने प्रकार के गैमीट उत्पन्न कर सकता है? तो 8 प्रकार के जो गैमीट है ये उत्पन्न कर सकता है ए बीबी और सीसी। अगला है 72वां क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया है? तो पाइसम या मटर के पौधे का चयन किया है। अगला, जब एक संतति को जनक से संकृत कराया जाता है तो यह कहलाता है, जब एक संतति को जनक से संकृत कराया जाता है तो बैक क्रॉस कहलाता है। क्योंकि कोई संतति है, संतति माने बच्चा, उसको किससे कराया जाए? जनक से क्रॉस कराया जा रहा है तो बैक क्रॉस यहाँ पे कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस कहलाएगा। अगला 74वां क्वेश्चन है, पूर्ण सहलग्नता पाई जाती है। तो नर ड्रोसोफिला में पूर्ण सहलग्नता पाई जाती है। किसमें? नर ड्रोसोफिला में क्या पाई जाएगी? पूर्ण सहलग्नता पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति जिसका जीनोटाइप IA IB है, AB रक्त समूह दर्शाता है, यह किसके कारण है? तो सह प्रभाविता के कारण है कि व्यक्ति जिसका जीनोटाइप क्या है? IA IB है, AB जो रक्त समूह दर्शाता है, जो AB है यहाँ पे जो क्या है? रक्त समूह है। तो वह किसके कारण है? तो सह प्रभाविता के कारण हुआ है यहाँ पे जो जीनोटाइप है। इस प्रकार से अगला ZW किस प्रकार का लिंग धारण करते हैं? तो मोर में जो होता है वो ZZ और ZW प्रकार का लिंग धारण पाया जाता है। 77 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आइए आगे देखते हैं हम कि मेंडल के द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में फिनोटाइप एवं जीनोटाइप की संख्या है। तो फिनोटाइप की जो है वो है 4 है और जीनोटाइप की जो है वो 9 संख्या होती है। फिनोटाइप की कितनी है? 4 है और जीनोटाइप की कितनी है? 9 है। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता तथा विभिन्नता दोनों साथ साथ मिलती हैं
और किसका आधार है? तो यह जैव विकास का आधार है। वो आनुवंशिकता तथा विभिन्नता दोनों साथ साथ मिलते हैं, किसके कारण? जैव विकास के कारण होते हैं। इसी प्रकार से आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला 80वां क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र की तरह अनुवांशिकी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो संकेतों का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से जो कार्बन का C कहते हैं, ऑक्सीजन को O कहते हैं, तो संकेत है, इसी प्रकार से अनुवांशिकी में भी किसका प्रयोग किया जाएगा? संकेतों का प्रयोग किया जाएगा। हाँ, 81वां क्वेश्चन है, F2PD का लक्षण प्ररूप व जीन प्ररूप अनुपात शतरंज पटल विधि व और किस विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? तो एक तो शतरंज पटल विधि हो गई, दूसरी है द्विशाखा रेखा विधि। कौन सी? द्विशाखा रेखा विधि। आइए 81 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आइए आगे देखते हैं। बहुविकल्पी सदैव गुरुसूत्र पर उपस्थित होते हैं, तो एक ही बिंदु पथ पर, कहां पर? एक ही बिंदु पथ पर जो होते हैं बहुविकल्पी सदैव गुरुसूत्र पर उपस्थित होते हैं। अगला, सन 1886 में डाउन सिंड्रोम का वर्णन किसने किया? तो लैगडॉन डाउन ने। किसने? लैगडॉन डाउन ने 1886 में डाउन सिंड्रोम का वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पर किसने काम किया है? तो यहाँ पे थॉमस हंट मॉर्गन ने। किसने? थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पर काम किया है। अगला, मानव में कितने संलग्न गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मानव में 23 जोड़ी संलग्न गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला, गुणसूत्र शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो बाल्टियर ने जो गुणसूत्र शब्द है सबसे पहले प्रयोग किया था। किसने? बाल्टियर ने। बाल्टियर जो है, बाल्टियर ने इसने किसका शब्द किया था? सबसे पहले गुणसूत्र शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सहलंगता की खोज किसने की थी? तो बेटसन एवं पुनेट। तो बेटसन एवं पुनेट ने सहलंगता की खोज की थी। तो आइए, इस अध्याय के सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कवर हो गए हैं। तो आप लोग वीडियो बहुत ही ध्यान से देखें और अपने सभी दोस्तों को पास शेयर करें, जिससे कि सभी के अच्छे नंबर आ सकें। तो आप इन वीडियो को, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं, इनको बहुत ही ध्यान से देखें। इनमें सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कवर किए गए हैं, वो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के आप लोग देखते रहें वीडियो, और हम आपके लिए इसी प्रकार से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ और आगे की जो लेसन हैं उनके लाते रहेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।